हजरात, आदाब। बंजारा बस्ती में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान अमीन बंजारा। सन 2000 में शोबा उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी ने अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख जम्मू और मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी जम्मू के इश्तराक से 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया था, जिसमें मुल्क भर से दानिश्वरों और मुफक्किरों ने शिरकत की। रियासत के भी बहुत अहम नाम उस प्रोग्राम में शामिल रहे। उस प्रोग्राम को मैंने रिकॉर्ड किया था, जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया है, और आज 20-22 बरस बाद उन ख़राब होती आवाज़ों को, उन कैसेट्स को मैं महफूज करने के चक्कर में ये सब कर रहा हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ बहुत सी आवाज़ें नाकाबिले समात हैं, सुनने के काबिल नहीं रही हैं, ख़राब हो गई हैं कैसेट्स, वहीं बहुत सी आवाज़ें किसी न किसी सूरत में महफूज हैं। उन्हीं आवाज़ों को एक एक करके मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मैंने खुर्शीद हमरा सिद्दीकी साहिबा और प्रोफेसर आर शर्मा साहब, जो वाइस चांसलर थे जम्मू यूनिवर्सिटी के उस वक्त, इनकी आवाज़ें भी पेश की हैं। प्रोफेसर खुर्शीद हमरा सिद्दीकी साहिबा का मकाला था ईरान में उर्दू, और प्रोफेसर आर शर्मा साहब ने इफ्ताही इजलास में जो तकरीर की थी वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। लेकिन ये बताना ज़रूरी है यहाँ पे कि ज़िंदा अपनी बातों में सीरीज़ के तहत जो आवाज़ें मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं वो उन लोगों की हैं जो आज हमारे बीच नहीं है। प्रोफेसर खुर्शीद हमरा सिद्दीकी साहिबा और प्रोफेसर आर शर्मा हयात हैं। मेरी दुआ है कि उन्हें सेहत मिले, तंदुरुस्ती मिले, अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र दे। ज़िंदा अपनी बातों में के तहत जो आवाज़ें मैंने आपकी खिदमत अब तक पेश की, उनमें एक आवाज़ प्रोफेसर ज़हूरुद्दीन साहब की थी। वो उनका कलीदी खुतबा था जो आपने सुना। और प्रोफेसर ज़हूरुद्दीन के बाद दूसरी आवाज़ जो मैंने पेश की आपकी खिदमत में, वो जनाब वेद वसीम साहब की थी। उर्दू के हवाले से बहुत अच्छी और ज़बरदस्त तकरीर उन्होंने की, जिसे बहुत सराहा गया उस वक्त भी और अब भी। प्रोफेसर ज़हूरुद्दीन और जनाब वेद वसीम, ये दोनों अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, लेकिन जहाँ ये अपनी तहरीरों में ज़िंदा हैं, वहीं ये अपनी तकरीरों में भी ज़िंदा हैं। जब जब आप ये आवाज़ें सुनेंगे, आपको इन आवाज़ों के खालिक जो हैं वो याद आएंगे। प्रोफेसर ज़हूरुद्दीन, जनाब वेद वसीम हमसे बिछड़ गए। इन दोनों के लिए मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनके साथ नरमी का मामला फरमाए। इसी कड़ी के सिलसिले में एक और आवाज़ आज आप सुनने जा रहे हैं, और ये आवाज़ है प्रोफेसर शमीम हनफी साहब की। शमीम हनफी साहब भी अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। पिछले वर्ष 2021 में बदनाम ज़माना कोरोना की जो लहर चली, उस जालिम लहर में प्रोफेसर शमीम हनफी साहब को भी हमसे छीन लिया। अल्लाह ताला प्रोफेसर शमीम हनफी की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, मेरी यही दुआ है। प्रोफेसर शमीम हनफी तनकीद में, तहकीक में और ड्रामा में बहुत बड़ा नाम थे, बल्कि जदीदियत पसंद तहरीक का बहुत बड़ा चेहरा था। वो क्लासिकी रिवायात के ख़िलाफ़ तो नहीं थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि बदलते हुए ज़माने में कदीम उर्दू या उर्दू की कदीम रिवायात जदीदियत से हम आहंग हों, और ये सही सोच थी उनकी। आज हम उसके नताइज देख रहे हैं। ज़माना जिस तेज़ी से बदला है, जो नई नई इजादात सामने आई हैं, उनमें आपको गुलो बुलबुल से आगे बढ़कर ज़िंदगी से नाता जोड़ना है। और उर्दू अदब ज़िंदगी की बात करता है, ज़िंदगी के गीत सुनाता है, ज़िंदगी के रुझानात को
नुमाया करता है। प्रोफेसर शमीम हनफी साहब को सुनने के लिए लोग घंटों इंतज़ार किया करते थे, ख़ास तौर पर मेरे जैसे हिचमदान जो हैं। जब वो बोलते तो दिलों पर सहर कर देते, जादू कर देते। अल्फाज का, लफ्ज़ियात का एक ऐसा ज़ख़ीरा उनके दिमाग में मौजूद था, उनके दिलो ज़हन में मौजूद था। वो एक ऐसा इंसाइक्लोपीडिया थे कि इल्म व अदब की किसी भी मौजू पर जब भी वो बोलते तो बिना अटके, बिना रुके, बिना झिझके बोलते। लबो लहजा नरम था, दिल भी नरम था। किसी की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। किसी को तकलीफ को देखते तो अपना दस्ते तावन फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ाते। मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जिन्हें प्रोफेसर शमीम हनफी साहब की शफ़क़त भी हासिल हुई, उनकी कुर्बत भी हासिल हुई। बल्कि यहाँ जम्मू में मेरे गरीब खाने पर वो 2-3 बार तशरीफ़ लाए। 1-2 बार उनके साथ प्रोफेसर ज़ुहरुद्दीन थे, एक बार प्रोफेसर ज़ुहरुद्दीन और प्रोफेसर शहाब भी थे। वो आते, बहुत खुश होते मेरी छोटी सी लाइब्रेरी को देख के, मेरे बच्चों से मिलते, उन्हें प्यार करते, उनकी तरक्की और कामरानी की दुआएं देते। काफ़ी देर बैठते और जाते हुए अनमिट छाप छोड़ जाते अपने अखलाक की, अपनी मोहब्बत की, अपनी मुरब्बत की, अपनायत की। मैं जब भी कभी दिल्ली गया और वक्त मिला तो मैं उनके यहाँ ज़रूर हाजिर हुआ। कभी उनके दौलत कदे पे, कभी जामिया में, कभी किसी प्रोग्राम में। प्रोफेसर शमीम हनफी शोबा उर्दू जामिया मिलिया इस्लामिया से वाबस्ता थे। बाद में वहीं प्रोफेसर एमरिटस रहे और बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी। बहुत से मौज़ूआत पर तहकीकी, तनकीदी मज़ामीन उन्होंने लिखे। उनकी रिसर्च बहुत गहरी होती थी। मैंने उनकी कई किताबें पढ़ी हैं, उनके कई ड्रामे पढ़े हैं और उनकी तहरीरें जो हैं पढ़ने वालों को मुतासर करती हैं और उन पर कोई ना कोई असर छोड़ती है। इस प्रोग्राम में जिस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग मैंने की और जिसकी आवाज़ मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस प्रोग्राम में उन्होंने मकाला भी पढ़ा और इफ्तिताही इजलास में उन्होंने तकरीर भी की। ये जो रिकॉर्डिंग मेरे पास महफूज है, जो मैं अभी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, ये उनकी तकरीर है जो उन्होंने इफ्तिताही इजलास में की। और इफ्तिताही इजलास में जो पेपर पढ़े गए उनका भी जिक्र उन्होंने किया और कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी उन्होंने कुछ मशवरे दिए। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि मौज़ूआत के इंतखाब में और मौज़ूआत की तकसीम में ज़हूर साहब को थोड़ा सा सख्ती से काम लेना चाहिए था। और ये बात ज़हूर साहब भी समझते थे और ये बात हम भी जानते थे, क्योंकि रेपुटेशन बहुत ज़्यादा हुई और कुछ फ़रोई मामलात जो थे वो बीच में आगे, मुंह देखे की बातें भी मकालात में दर आईं, जिसका शमीम हनफी साहब ने अच्छा तासुर नहीं लिया। शमीम हनफी साहब जब भी बात करते बड़ी बेबाकी से बात करते, बेखौफी से बात करते, ताल्लुकात को एक तरफ रखकर बात करते, क्योंकि उनका मकसद इस्लाह था, उनका मकसद तरक्की पसंदी था, उनका मकसद क्वालिटी था। वो क्वांटिटी के हक में नहीं थे बल्कि क्वालिटी के हक में थे। यही वजह थी कि उन्हें जहां भी बुलाया जाता, उन्हें जहां भी दावत दी जाती, वो वहां पर वही बात कहते जो हक होती। झूठी तारीफ के वो कायल नहीं थे। मैंने देखे हैं बहुत से दानिश्वर, मैंने देखे हैं, नरम दिल के मालिक होते हैं वो भी। इसलिए जहाँ कहीं उन्हें बुलाया जाता है तो वहाँ वो इंतज़ामिया की तारीफ कर देते हैं, अगरचे कि उसमें कई खामियाँ होती हैं प्रोग्राम में। लेकिन शमीम हनफी साहब की नेचर में ये बात नहीं थी। बहरकैफ अभी आप वीडियो सुनेंगे, आप देख लेंगे जो बातें मैंने कही हैं, उन बातों का सबूत आपको शमीम साहब की इस तकरीर से भी मिल जाएगा। मेरे दोस्तों, कुछ बातें और भी आपसे करनी हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं उन तमाम बातों को लिखूं, क्योंकि स्क्रिप्ट मैं लिखता नहीं, जो जहन में आता है, जो मुंह पे आता है कह देता हूँ। लेकिन कुछ दोस्तों ने कुछ सवाल किए हैं इन वीडियोस के हवाले से, प्रोग्राम के हवाले से,
बंजारा बस्ती के हवाले से। तो मैं चाहता हूं कि जिन दोस्तों ने जो सवाल किए हैं वो सवाल लिख के उनका जवाब भी मैं उनको दूं। तो आइंदा जो वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूंगा उसमें या उसके बाद। अब आप देखिए ये वीडियो, सुनिए शमीम हनफी साहब की तकरीर को और मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, हमारे हौसलों को बढ़ाइए और जहाँ तक हो सके अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिए। कमेंट्स बॉक्स इसीलिए होता है कि आपके दिल में, आपके जहन में कोई सवाल पैदा हो या आप कुछ कहना चाहें तो आप वहाँ लिख सकते हैं या मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। जिन लोगों के पास मेरा फ़ोन नंबर है या मैसेंजर के ज़रिए या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या फेसबुक पे। बंजारों का क्या है, बंजारे तो सब जगह मौजूद हैं। आप चाहें, दिल से चाहें तो रब्ता हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। इस सेशन में सुबह से ये सिलसिला चल रहा है और मेरा ख्याल ये है कि बहुत सही इशारा किया था हजूर साहब ने अपने गुफ्तगू में कि हमारे ज़माने में उर्दू की नई बस्तियों का तस्वुर जहाँ उर्दू के बाद मसाइल की तरफ इशारा करता है, वहीं एक बात ये भी सामने आती है कि ज़बानें किस तरीके से अपने मराकज़ न सिर्फ तब्दील कर रही बल्कि उनमें एक तरह की वसत भी पैदा हो रही है। मेरा अपना ख्याल ये है कि ज़हूर साहब ने जो खाका बनाया पूरे फन्नार का वो तो बहुत उम्दा है, लेकिन कुछ तो ये कि बहुत से लोग नहीं आ सके और कुछ ये भी है कि मौज़ूआत के इंतखाब में शायद हम थोड़ी सी और सख्ती बरतते तो सेमिनार के मकासद ज़्यादा पूरे किए जा सकते थे। मिसाल के तौर पर मैं ये समझता हूँ कि मगरिब में रहने वाला हर अदीब जो शेर कहता है या अफसाने लिखता है तो महज इसलिए अहम नहीं हो जाता कि वो मगरिब में रहता है। आपने देखा होगा बहुत से उर्दू के रसालों में एक नहायत मामूली से गज़ल छपी है, आगे ब्रैकेट में लिखा रहता है लंदन से, न्यूयॉर्क से, बर्लिन से, पेरिस से। अब खासा आदमी सोचता है वहां रह के ये कह रहा है तो हाँ दोस्त कराते हैं। और होता यह है कि इसी तरीके से अफसाने लिखने वाले बहुत से हैं, लेकिन कुछ मेरी ख्वाहिश ये थी कि जैसे बात ऐसे लोग जिन पर किसी इस फाइल के बैनुल-अक़वामी सेमिनार में जिन पर तफसीली बच्चे ऐसे लोगों पर पढ़े जाने चाहिए जैसे अब्दुल्ला हुसैन, जो उर्दू फिक्शन के सबसे बड़े नामों में से एक नाम है, ज़मीरुद्दीन अहमद, जो ज़ाहिर है कि जिन्होंने बहुत अफसोस की बहुत जल्द उनका इंतकाल हो गया, लेकिन बाद में तो ख्याल है कि मंटो के बाद उस रंग के लिखने वाले वो आखिरी बड़े अफसानदार जो 2 मजबूरों के शायर थे। इसी तरीके से शायरों में जैसे आप देखते हैं मुनीबुर रहमान, जो ज़ाहिर है कि जब यहाँ से उनकी पहचान कायम हो चुकी थी, अहमद मुश्ताक जिनका मैंने जिक्र किया, साकी फारूकी, ये जैसे मिसाल होता। और जो उर्दू में जो इन्हीं काम जो लोग कर रहे हैं, डॉक्टर दाऊद रहबर जैसे मिसाल के तौर पर, हद तो ये जैसे हिंदुस्तान में रज़ा अली आदमी ने बहुत उम्दा काम किया है, जो सहाफत, अदबी सहाफत के जरिए उनकी बात किताबें जनरली सड़क को बहुत ही उम्दा किताब, या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ तूफानों पर जो उनका काम है। इसी तरीके से मगरिब में के बहुत से मुल्कों में ऐसे लोग रहते हैं जिनका ताल्लुक न तो उर्दू से न हिंदुस्तान और पाकिस्तान से, लेकिन जिनका काम बहुत दूर, जैसे दार्शनिक विकास बड़ा कीमती दर्जे के जिनका कारनामा है और हम सब उसको बहुत एहतराम की नजर से देखते हैं। बाज़ लोगों का दायरा उर्दू अदब नहीं है, लेकिन उर्दू में बाहर रहते, जैसे प्रोफेसर हमीदुल्लाह है जो वहाँ पेरिस में रहते हैं और इस्लामियात में बहुत वहाँ पर काम है। अजीज अहमद जो जितने बड़े अतीब थे उतने बड़े कहना चाहिए स्कॉलर भी थे, और ज़ाहिर है कि उन्होंने अपनी जिंदगी बाहर गुजारी, लेकिन हमारे सबसे बड़े नावल निगारों में उनका शुमार होता है। तो इस तरह के लोगों पर तफसीली मुतालिया जरूर होना चाहिए। बाकी अब जैसे ये है कि बहुत से लिखने वाले जो अफसाने लिख रहे हैं, शेर कह रहे हैं, बाहर रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका एक सरसरी जाएगा तो ठीक है, ये लोग खिदमत चिराग जलाए हैं, मॉरिशस में है, हिंदुस्तान में है, अमेरिका में है। अब तो सूरत हाल ये है कि आप देखिए स्कैंडिनेवियन ममालिक में, नॉर्वे और ओस्लो में उर्दू के लोग तमाम जमा है, बाद में अल्फा बाजों की शोहरत भी है,
اب آپ لوگ دیکھیں جمشید مسرور ہیں، اسی طریقے سے کئی جاوید دانش ہیں، اور ابھی پاکستان کے جو سفیر وہاں ہو گیا تھا وہاں قاسمی ناروے میں، وہ وہاں پہنچ گئے، ایک مرکز بنا لیا انہوں نے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اور بھی ملکوں میں، کینیڈا میں محمد اشرف صاحب رہتے ہیں جنہوں نے بڑی عمدہ تصویر کشی کی ہے ہندوستان اور پاکستان کے جو مہاجر وہاں جا کے آباد ملک کے رویے کس طرح سے بدلے۔ وہ شاہ اردن کے شاہ حسین کے چھوٹے بھائی شاہ حسن کے ہمزوج ہیں، یعنی بیگم شائستہ ابراہیم اللہ کے داماد ہیں، جو خود بہت بڑی اسکالر ہیں، جبکہ شاید اردو میں مغرب سے پہلی پی ایچ ڈی انہوں نے کی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ بڑے ممتاز ایسے لوگوں پر تو اس سیمینار کے مقاصد کو میرے خیال میں تھوڑا سا اگر تعاون ہوتا شرکا کی طرف سے بھی، ظاہر ہے کہ تنہا کو منصوبہ بنانے والے سب کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو باقی جائزے ضرور ہونے چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ خصوصی صرف ایسے لوگوں کو ہو تو بہتر ہے جن کا باقی دنیا میں ہماری اصناف کے ارتقاء میں کوئی بڑا اثر پڑا ہے، لیکن بہرحال یہ خوبی کی بات ہے کہ کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ لندن میں رہتا ہے، 4 غزلیں کہیں اس میں غزلیں کہہ رہا ہے اور یہاں ہم بیٹھے اس کا ضد تو چلتی تو اچھی بات ہے کہ اس کا اعتراف کیا جائے۔ وہاں میں جو مقالے پڑھے گا صبح سے، بلکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت ایک اچھی ابتدا ہوئی صبح کے سیشن میں بھی، کچھ مقالے صحافت کو کیسے پڑھا گیا ان کا مقالہ تھا، صاحب صاحب کا ضیاء کا مقالہ تھا، اور افسانے پر، تو یہ سب چیزیں جو آ رہی ہیں ہمارے اسلم پرویز صاحب اور حریف صاحب کا ظاہر ہے کہ ان کو منصبی ذمہ داری نہیں ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب پر نظر رکھیں اور سخت نظر رکھیں، تو وہ تو ظاہر ہے کہ ساری چیزوں سے بہت واقف ہیں۔ ہمارے صدیق صاحب جرمنی میں جو کچھ ہو رہا ہے بہت عمدہ کام، وہاں بھی بات کئی لوگ ہیں جو ترجمہ بھی کر رہے ہیں باقاعدہ جرمن سے اردو میں یا اردو سے، ایک تو رابطہ بہت بڑھ رہا ہے اس لحاظ سے۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت خوشی کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کل کے جو سیشنس ہمارے ہوں گے ان میں شاید اور زیادہ کچھ سامانی گفتگو ایک سمت ضرور نکلنی چاہیے۔ میں ایک چیز اور کہوں گا کہ اس موقع پر ایک ریولیوشن کی شکل میں یا ایک تجویز ہے میری، اگر آپ سب کو اس سے اتفاق ہو تو ضرور صاحب کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ اس سیمینار کی طرف سے ایک اس طرح کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ساری دنیا میں جہاں جہاں اردو میں کام ہو رہا ہے اس کی کوئی ایک وضاحتی ایک وہ تیار کی جائے، ایک بہت اچھا جیسے وہاں سے انفارمیشن ہے تو مل سکتی ہے۔ مثلا کوئی شخص امریکہ میں ماروفس کے بارے میں تو ساری اطلاعات کا نویش ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ وہاں ہم میں سے کئی لوگ وہاں کے لوگ بھی یہاں سے رابطہ رکھتے ہیں، جو علی گڑھ میں بھی طالب علم رہے، دلی میں طالب علم، ہم سب کے طالب ہیں وہاں تو، لیکن اسی طریقے سے فرانس میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ کے مختلف ممالک میں، تو یہ ذرا سا اگر کام کر لیا جائے تو یہ بہت مفید کام ہوگا، اور آپ کے ساتھ اگر یہ جوڑ ہو جائے کہ طرح کے ساتھ ساری دنیا میں اس طریقے کے اتنے لوگ ہیں دیکھیے جو اس طرح۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ پہلے عربی اور فارسی کے اردو والوں کو گھاس نہیں ڈالتی تھی، اب صورتحال یہ کہ بعض عربوں کو میں نے دیکھا اردو میں واقعہ شیئر کرتے، ایرانیوں کو میں نے دیکھا اردو میں شیئر کرنے لگے۔ تو ہماری زبان میں جو بڑی مضبوط زبان ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری زبان نے غیر معمولی اعتبار بھی حاصل کیا ہے۔ ہماری زبان نے، اردو زبان نے پچھلے 100 برسوں میں تنقید میں جو ترقی، جو اسکالرشپ کا جو معیار سامنے آیا ہے وہ عربی اور فارسی کی روایت سے کسی طرح کمتر نہیں ہے، عجیب بات ہے۔ اور بلکہ سب سے بڑے تنقید کے میدان میں تو خود عرب اور یعنی ایرانی بھی کہنے لگے ہیں کہ صاحب اردو میں بہت معمولی کام ہوا ہے، ظاہر ہے کہ جتنے واقف ہیں لوگ مغرب کی کتابوں سے تراجم ہمارے یہاں ہو رہے ہیں۔ پہلے دیکھیے ارسطو کی کتابوں کے ترجمے عربی میں ہونے ہوئے فوراً، اب صورتحال ہے کہ اردو میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ تو اردو زبان ہماری، اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنی آزمائشوں اور مشکلات کے باوجود بہت غیر معمولی طریقے سے ترقی حاصل کر رہی ہے۔ اور مجھے تو یاد آتا ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد ڈی ایس لارنس نے کہا تھا کہ وہ زمانہ بہت جلد آنے والا ہے جب مغرب اپنی نجات کے لیے مشرق کی طرف دیکھے گا۔ اس میں کہا مغرب اپنی نجات کے لیے مشرق کی طرف دیکھے گا۔ تو ہماری زبانوں سے جو ہمیں مغرب کی دلچسپی پیدا ہو رہی ہے، یعنی اردو، فارسی، عربی، ہندی، سنسکرت، ان کو جان لیا ہندوستان کی دوسرے باقی زبانیں، خود چینی، جاپانی، یہ سب چیزیں مغرب والوں کے لیے جو کشش کا سبب بنی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ مغرب کے مقابلے میں مشرق کہیں زیادہ پراسرار ہے۔ مغرب میں، مشرق میں جو فلسفے پیدا ہوئے، جو مذاہب پیدا ہوئے، جو انسانی فکر کا جو ارتقا ہوا، یہ تمام چیزیں مغرب والوں کے لیے غیر معمولی کشش رکھتے ہیں۔
اور وہ ظاہر کو سمجھنا چاہتے ہیں، یعنی مشرق بعید کے ممالک کو، مشرق وسطیٰ کے ممالک کو، خود ساؤتھ جنوبی ایشیا کے ممالک کو اب واقعی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں ان زبانوں کے ذریعے ایک بڑی تہذیب سے بھی روشناس ہو رہے ہیں۔ وہ نشہ اتر گیا ان لوگوں کا جو یہ سمجھتے تھے کہ سب تہذیب تو صرف مغرب کے پاس ہے، مشرق کے پاس کچھ نہیں۔ لاہور مطالعہ صاحب نے کہہ دیا تھا، ہم بھی یہ سمجھتے تھے ان کے کہنے کے مطابق 1835 میں جو ان کی تعلیمی قرارداد آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اس میں جملہ کے ساتھ مشرق کا سارا علم اور ہندوستان کی کتب خانے کے ایک شیلف میں رکھے جانے کے لائق ہے۔ اب یہ سب خواب ان کا چور ہو چکا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ خود ہندوستان کی جو حالت ہو گئی ہے ادب کی دنیا میں کہیں اب ان کا شمار پتا نہیں ہے، اس کا دکھتا نام ہے، بس ان کے ہاتھ سے جو قیادت کی گئی امریکہ کے ہاتھ میں پہنچ گئی ہے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہو رہی ہے۔ اسکالرشپ ان کی جو بھی ایک معیار انہوں نے قائم کیا تھا، لیکن بہت سی چیزوں میں مشرق والوں نے اپنے امتیازات قائم کیے ہیں۔ مشرق کے لکھنے والوں سے ان کی دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ جو مشرق کے لکھنے والوں کی کتابوں کے انگریزی میں لکھن سکتے ہیں تو صرف اس لیے ان کی دلچسپی نہیں کہ وہ کتابیں ہیں، اس لیے کہ وہ چیزیں ہندوستان کی زندگی، پاکستان کی زندگی، مشرق کی زندگی سے ان کو شناخت کراتی ہیں۔ اس زندگی میں ان کو زیادہ گہرائی دکھائی دیتی ہے، زیادہ بلاغت دکھائی دیتی ہے، زیادہ معنی دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اردو کا جو پورا دائرہ کار ہے اس میں جو پھیلاؤ ہو رہا ہے وہ بلا شبہ بہت قیمتی ہے۔ پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ جیسے سر ولیم جیمس تھے اور جو بڑے بڑے اسکالرس پیدا ہوئے جنہوں نے جرمن اسکالر وہ 20वीं صدی میں جنہوں نے ہندوستان کی قدیم زبانوں پر کام کیا، سارا عربی فارسی، بے قیام کو فجرال نے ایک طرح سے قیام مدد کو شناس کرایا تھا۔ اگر کو آپ یہ دیکھیں گے کہ اسی طریقے سے اور کیسے کیسے لوگوں نے ان کا بھی دیکھ رہا۔ تو ہمارے یہاں معاملہ اب یہ ہے کہ مشرق والوں کی تخلیقی جو ورخیزی اور برتری ہے اس کا اعتراف تو کروں۔ ہمارا گرامر کی پہلی کتاب ظاہر کے مشرق میں لکھی گئی، ہسٹرکس کی پہلی کتاب مشرق میں لکھی گئی، تو یہ امتیازات جو تھے مشرق اب پھر حاصل کر رہا ہے۔ اس سیمینار سے مسئلہ یہ بھی نکلنا چاہیے اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت اچھی بات ہوگی اگر بعد میں سارے ممالک سے ایک رابطہ کسی طرح کے لوگ نہیں شریک ہو سکے ان سے یہ ان کے یہاں جو پیشرفت ہوئی ہے ادب کی دنیا میں اور اردو زبان کی جو ترقی ہوئی ہے اس سب کا ایک چھوٹا سا خاکہ اگر دے لیں تو وہ میرے خیال میں بہت ادھر میں مبارکباد کو پیش کرتا ہوں ظہور صاحب کی خدمت میں اور ان کے تمام رفقا کی خدمت میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کل جو ہمارے کوششیں باقی ہیں ان میں بہت سی اور ایسی باتیں ہیں معلوم ہوگی جن سے ہمارا معلومات بھی ہو جاتا ہوگا